अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो एक राब्ते हैं, यानी कि ये रवाबित जो है वो काफ़ी तेज़ी इख्तियार कर रहे हैं। हमने देखा कि ताउन हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, ख़ासकर स्टील मिल के ऊपर हमने याद होगा कि काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अब हम देख रहे हैं कि तिजारत यानी कि ट्रेड के हवाले से और ख़ासकर तवानाई यानी कि पावर डिवीज़न के अंदर काफ़ी काम होते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एंड रशिया रीजन के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था। आपको याद होगा इससे पहले भी मुलाकात हुई थी और उनका दौरा भी था और काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आ रही है इन द रीजन। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि रीजन के अंदर हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनना और इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुल्क के अंदर आना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। खासकर हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से जो है वो दोबारा एक इनिशिएटिव लिया और कहा है कि ये इसे हतमी शक्ल दे दी जाए, इसको जल्द से जल्द जो है वो अमल में लाया जाए और एक पॉलिसी जो है वो उसको बनाया जाए ताकि जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो बेटरमेंट होगा। तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली डायसेक्ट करेंगे। और ख़ासकर हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कि कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है यानी कि पाकिस्तान की जो माशी बहाली है वो एक इनकलाबी, एक रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। इन अ सेंस हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे लिए इनिशिएटिव सेट होना, टारगेट्स का सेट होना, बजट में एक रैशनलाइजेशन के काफ़ी हद तक जो है उसके लिए टारगेट्स रखना और इससे पहले जो पूरा साल ये 3 साल गुजरे हैं इस पे जितनी ज़्यादा पोजीशंस हमने देखी हैं, यानी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात पे था, इंपोर्ट हमारे पास जो इंपोर्ट कवर था वो ना के बराबर था और ख़ासकर अगर हम बात करें हमारे लिए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी FDI। लेकिन इसी 3 साल के अंदर हम ये माहौल भी देख रहे हैं कि रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल है इसको सराहा जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर कह रहे हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर जो एक इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो अपने मुल्क पर इतना ज़बरदस्त ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखते हैं कि उन्होंने तरसीलात ज़र में यानी कि रेमिटेंसेस में बेहतरीन इजाफा किया है और अपने मुल्क को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए और पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है कि रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान ने सर्व किया है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, फिर वापस आते हैं। वतन अजीज पर माली एतमाद की बहाली में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने अपनी तश्कील के 2 सालों में मईशत, सरमायाकारी और इस्लाहात के मैदान में मुतादिद नुमाया कामयाबियाँ हासिल की जिनके मुस्बत असरात कौमी और आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 11 महीनों में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया जो 34.89 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र का मजमूई रुझान मुस्बत रहा जबकि इनका 70% हिस्सा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका से मौसूल हुआ। ये आदाद शुमार न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद का मजर हैं बल्कि मुल्की मईशत के लिए मुस्तहकम मुआवनत भी फराहम करते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के मौसर इक़दामात के नतीजे में यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात में भी 8.62% इजाफा देखने में आया, जहाँ रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में 7.553 अरब डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। इस पेशरफ्त ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम किया है। वतन अजीज में सरमायाकारी के महाज पर भी काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि गैर मुल्की कंपनियों ने अपने मुनाफे की वापसी में 115% इजाफा किया जो सरमायाकारी के साजगार माहौल का सबूत है। मुल्क में माहौल दोस्त पॉलिसियों की जानिब अहम कदम उठाते हुए पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कूप जारी किया गया जिसके तहत 30 अरब रुपए माहौलियाती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए। ये इक़दाम पायदार तरक्की की जानिब हुकूमती अज़्म का मसर है। रिपोर्ट आपने देखी और रेमिटेंसेस में इजाफा जो देखा जा रहा है इसके पीछे एक लंबा सा होमवर्क है जो कि वाकई हमने GCC कंट्रीज़ के थ्रू और दूसरी कंट्रीज़ में जो हमारे पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ बन गए और उन्होंने अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और एक अच्छे प्रोफेशंस के साथ वो अपने मुल्क के अंदर जो रेमिटेंसेस भेजते हैं तो वो वाकई बहुत खुशाइन है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़, खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं खासकर रेमिटेंसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है
हमें रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान को सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपने बिल्कुल खुद ही सही कह दिया कि 3 साल में पाकिस्तान में जो बड़ी तब्दीली आई है वो अब बहुत, पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ढकी छुपी थी, लेकिन अब बज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मालूम होती जा रही हैं। रेमिटेंस के हवाले से काफ़ी शोर शराबा था कि कम हो गई है, फलां हो गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे पिछले 4 महीनों से रेमिटेंस का जो इजाफ़ा है वो नाकाबिल यकीन है। न सिर्फ रेमिटेंस का, बल्कि उसके साथ ही जो बाहर से हमें ऑफ़र्स हैं, जो हमारे पास बहुत सारी सहूलतें मिल रही हैं, और बहुत सारे जो हमारे उसी हवाले से जो हमारे जो बैंक में फ़ॉरेन एक्सचेंज में जो इजाफ़ा हुआ है वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसका ज़िक्र करना यहाँ ज़रूरी है। और ये इस बात की अलामत है कि हमारी जो हुकूमत है उसकी ख़ास तौर पे जो मुआशी पॉलिसी है उसका रुख अब हमने सही समत पे तय कर दिया है। अच्छा, आपने खुद ही बताया कि जैसा कि अमेरिका से और मिडिल ईस्ट से हमारे पास जो रेमिटेंस आता है उसमें जो इजाफ़ा है वो इतना नुमाया है। आपने फिगर्स खुद अभी रिपोर्ट में ज़ाहिर किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑन द होल टोटल देखा जाए इसको, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 बातों की अलामत है। एक तो मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से लोगों को इत्मीनान है, दूसरे जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी है उसके इस्तेहकाम की वजह से जो लोग बाहर बैठे, क्योंकि होता ये है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनका दिल धड़कता रहता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ यहाँ होती, वो खुद बाहर होते हैं, तो वो हर वक्त चाहते हैं। अच्छा, फिर ज़ाहिर है आपको पता है हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडा चलता रहता है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके जो लवाहिकीन, उनके जो रिश्तेदार, उनके जो अजीज़ यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको तमाम तर वो आसानियाँ मिलें। आपको याद होगा जब अभी ओवरसीज़ से वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया था, उसमें भी बहुत सारी आसानियाँ दी थी, पेंशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, बच्चों के एडमिशन के हवाले से। तो ये जो समत अब चुना है हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली, अभी तो कुछ नहीं है, हो सकता है कि इससे और 10-20% इजाफा हो जाएगा इस साल के आखिर तक। अच्छा फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की जो मुआशी एक हिकमत अमली है या उसका एक जो हमने देखा ना कि एक परफॉर्मेंस है, उसको बड़ा ही इनकलाबी करार दिया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए इकॉनमी के अंदर, खासकर इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव भी लिए गए और 3 साल के अंदर जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें हम, स्टॉक मार्केट की, या हम बात करें रेमिटेंसेस के हवाले से, हमारे रिजर्व्स बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए थे, इम्पोर्ट कवर नहीं था। तो क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये और खासकर पूरी दुनिया में कितना कॉन्फिडेंस हो रहा है? जी, ये आप समझें कि एक किस्म की सर्टिफिकेट है, जैसे आप परफॉर्मेंस पे आपको मिलता है, कारकर्दगी पे मिलता है हर पूरी दुनिया। ये ख़ास के जो सबकदोश होने वाले हमारे पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्टर हैं, शायद नाजी बिन हुसैन या कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे जो थर्सडे को जो वज़ीर आज़म ने उनके एज़ाज़ में गोया आखिरी दावत दी इख्तितामी, उसमें उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि वर्ल्ड बैंक न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से खुश है, मुतासिर है, बल्कि जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो आपने किया कि जो तब्दीली है वो इनकलाबी है। तो ये एक किस्म से रिकग्निशन है, और ये शायद मेरा अपना ख्याल, मुझे सही नहीं याद, आप ज़्यादा जानती होंगी, कि इस हवाले से इस किस्म के बयानात कई दहाइयों में पाकिस्तान को सुनने में नहीं आया है, ना IMF से ना वर्ल्ड बैंक से। फिर ये भी आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप में भी आपके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, का ऐलान भी किया और करना शुरू भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगर इसको हमने डायरेक्शन को सही रखा और डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये डायरेक्शन आपके, क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक के पैसों का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी और सोशल। ज़ाहिर है जब इकानमी और चीज़ इंडस्ट्रियल होता है तो सोशल भी चीज़ें बेहतर हो जाती। तो मैं समझता हूँ ऑन द होल जो अवामी सतह पे खुशहाली है, यूँ भी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन नीचे चला गया है, हमारे सामने है, रेमिटेंस ऊपर चला गया, फॉरेक्स ऊपर चला गया, रिज़र्व हमारे पास फ़ंड बहुत ज़्यादा हो गया। और तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तारीफ़ इस वक्त न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशाइंद है, बल्कि जो बाहर बैठे हुए इन्वेस्टर हैं, ज़ाहिर है वो ये हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं, वो ये देख के वो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होगी और बहुत मुमकिन है कि वो बहुत आगे बढ़ के इन्वेस्ट करें। तो मैं समझता हूँ इट इज़ ए ग्रेट सर्टिफिकेट ऑफ द परफॉर्मेंस
کہ پاکستان کی جو پرفارمنس اس کے حوالے سے یہ بیان ایک جاتے ہوئے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر کا یہ بیان پاکستان کے حوالے سے بڑا بیان ہے۔ اور اگر ہم پاکستان اور رشیا کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ان دی ریجن دونوں کے لیے بائلیٹرل ٹریڈ کا ہونا خاص کر بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ توانائی کے شعبے میں بھی اس سے پہلے اسٹیل مل کے حوالے سے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی، تو یہاں پر رشیا سے بھی ان دا ریجن جو کہ ایک اچھی پرفارمنس ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا ٹرین کے اوپر بھی کافی اگریمنٹ سائن ہوئے کہ روٹ جو ہے ایک ہونا چاہیے ڈیزائر، اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی میں فاطمی صاحب، لیکن اس سے پہلے میں احمد چنوائے صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی۔ آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، اکانومی کے حوالے سے آپ کی کافی گرپ ہے، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم احمد چنوائے صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے احمد چنوائے صاحب، پاکستان اور رشیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر ایک اچھی مستحکم بائلیٹرل ریلیشن کا ہونا، ٹریڈ کے حوالے سے تعاون ہونا، اور خاص کر توانائی کے شعبے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوپریشن ہونا بہت ایک امپورٹنس رکھ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے جو ایک کانفیڈنس اور ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بن رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا آغاز جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی وار سے ہوا، جہاں پاکستان کو تاریخی فتح ملی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم نے اپنا نیریٹو بلٹ اپ کرنا شروع کیا۔ ہمارے ڈیلیگیشنز باہر گئے، امریکہ میں بھی گئے، یورپ میں بھی گئے، مڈل ایسٹ کی طرف بھی گئے، فار ایسٹ کی طرف بھی گئے، اور وہاں جا کر ہم نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو بلٹ اپ کیا کہ کس طرح ہم نے انڈیا کو شکست دی، کس طرح انڈیا نے جو ہے وہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سویلین علاقوں پر جو ہے وہ میزائل گرائے، اور اس کا کس مؤثر انداز میں ہم نے جواب دیا، اور کس طرح انڈیا نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹنے ٹیک دیے اور دنیا سے کہا کہ اس کو سیز فائر کروایا جائے۔ بہرحال ہم نے اپنا نیریٹو بلٹ اپ کیا، اور اس میں یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیف ملک ہے، اور جہاں سیف کنٹری ہو وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ضرور آتی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ پروسپیکٹ پہ بات کی، تمام ملکوں سے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کی سیکورٹی کی پوری ضمانت لیتے ہیں، اور اسی تسلسل میں اب جو ہے وہ جو انٹرنیشنل حالات رونما ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کو ایک سیف خطہ سمجھا جا رہا ہے، ایک مضبوط خطہ سمجھا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اچھا ریونیو جنریشن لینا ہے تو پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے۔ تو اس اپارچونیٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس اپارچونیٹی کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ سارے ممالک جو ہے وہ پیش ہیں، اس خطے کے پاکستان کے پڑوسی ممالک بھی اور انٹرنیشنلی بھی، جہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے ملک میں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنا سرمایہ بحفاظت لے جا سکیں اور بحفاظت واپس لا سکیں منافع کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہے، اور اس آئیڈیل ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا، اس کو چلانا اور اس میں کام کرنا جو ہے وہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں عمر معلوم دیتا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کا صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، ان کا صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ اپنے اوول آفس میں بلوانا کھانے پہ، اور ساتھ میں پاکستان کی تعریفی کرنا اور یہ کہنا کہ جی پاکستان اس خطے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کریڈٹ ہے پاکستان کا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے۔ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور ہماری بات سنی بھی جا سکتی ہے اور مانی بھی جا سکتی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج یہ سارے اقدامات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد مرصوص کے ساتھ ساتھ ہم کافی آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ احمد چنوائے صاحب، آپ نے صحیح اس کو بالکل ایک ڈیفائن کیا، لیکن یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایمرجنگلی فیدم مارکیٹ ہو کر سامنے آ رہا ہے۔
कहीं हम यहाँ जो थोड़ी पोजीशन देखते थे कि पहले क्या हाल था और अब हमारे पास इतने सारे अग्रीमेंट्स भी हैं, मेमोरेंडम्स भी हैं, तो हमारे पास ट्रेड के ऑप्शंस भी हैं और हमारे पास जो सुपर पावर्स हैं उनके हवाले से भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान के लिए इन तमाम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का फ्रूट्स का आना और साथ साथ SIFC की कोशिशों को ऑफ कोर्स हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बहुत ज़बरदस्त उसके जो है उसके फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, पर्क्स मिल रहे हैं। और ख़ासकर US का आपने जिक्र किया, US के हवाले से ऑफ कोर्स माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और फील्ड मार्शल साहब का जो एक पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और उससे उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी के हवाले से जो चर्चे हैं वो तो सबके सामने हैं। तो रीजन के अंदर हमारी पोजीशंस को आप स्ट्रॉन्ग होते हुए स्टॉक मार्केट के खासकर एक इम्पॉर्टेंस को भी देखा हमने, इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रही है। तो इस तमाम पर्सपेक्टिव के अंदर ये साल आपको इकोनॉमी के हवाले से कैसा दिखाई दे रहा है? इस साल के अंदर कितना डिसिप्लिन होगा पिछले सालों के बरक्स? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए एक चेंज ओवर है, एक गेम चेंजर है। और ये गेम चेंजर जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के लिए और पाकिस्तान में तमाम इकनॉमिक कंसंट्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित होने इंशाल्लाह जा रहा है। तो जहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें हम पर लगी हुई हैं, उन्हें एक कंफर्ट लेवल आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने भी एक कंफर्ट लेवल दिया हुआ है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो महफूज हाथों में है और इंशाल्लाह यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी हैं, साउंड भी हैं और यहाँ पर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी हैं। तो तमाम मुल्कों का हम पर नज़र रखना और फिर इस खिते में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, डीप सी पोर्ट्स हैं और उन पाकिस्तान में जहाँ 3 डीप सी पोर्ट्स हैं वहाँ पाकिस्तान में एक पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, एक गेटवे है। फिर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुदरती मौसम है कि 4 मौसम हम यहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं और इन चारों मौसम की बदौलत यहाँ पर जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। चाहे यहाँ पर प्रोडक्शन करें, चाहे यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स की हम बात करें, चाहे यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, तो ये एक विन विन पोजीशन है, एक आइडियल लोकेशन है, एक आइडियल कंट्री है जहाँ पर अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आती है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हमारी जो वेवलेंथ है वो ठीक नज़र आती है। इसके बाद फिर नेशनली हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है कि जहाँ पर एक यंग पॉपुलेशन है, 60% हमारी यूथ है जो 30 साल से कम है और यहाँ पर लेबर की अबंडेंस भी है, यहाँ पर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है। तो फिर इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आसान मुल्क, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन किसी के लिए कहाँ मिलेगा कि जहाँ पर रिलीजन वाइज भी जो है वो लोगों को हर किस्म की प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। यहाँ पर हर जगह जो है वो आपके रहने की जगह है, कहीं कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी इशू। बिल्कुल अहमद चिनाय साहब, मैं यहाँ पर आपको पॉज करूंगी, फातमी साहब से पूछना चाहूंगी। फातमी साहब, जहाँ हम इंटरनेशनली एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं वहीं हमारे पास एक इंडस्ट्री के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पॉलिसी जो है उसको हतमी शक्ल दे दी जाए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक मच अवेटेड भी है, रिक्वायर्ड भी है और तमाम इंडस्ट्रीज के लिए एक बेनिफिशरी भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जुमेरात को वज़ीर आज़म ने जब आला सतह कॉन्फ्रेंस की अजलास किया, उसमें से लोगों को बुलाया, उसमें इस बार उन्होंने बहुत सख्त नोट दिया कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको हतमी शक्ल दी जाए। यूँ तो पॉलिसी तो बन ही गई है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो जदीद ख़त है, जो जदीद तरीक़े हैं, उन बुनियादों पे SIFC के हवाले से इस तरह काम किया जाए कि जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा आपके पास ज़र मुबादला नहीं आएगा। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में ये बताया कि ये अब वक्त आ गया है कि हम इस पे एक पायदार
वो और ख़ास के उन्होंने टैरिफ के हवाले से भी कहा कि ये आप देख लें कि इससे क्या क्या फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं, और वो हम ऐसा चाहते हैं कि टैरिफ इतना आसान हो, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो कि लोगों को दुश्वारी हो, इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में किसी किस्म की रुकावट नहीं हो, लोगों को काम करने के पूरे मौक़े मिलें। और इस तरह जब हमारे यहाँ बेहतर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जब बेहतर इंडस्ट्रियल, तो हमारी इंडस्ट्री भी खुद ब खुद चलने लगेगी और हमारा एक्सपोर्ट भी चल। तो मैं इसमें ज़ाहिर है इसमें तमाम लोग शामिल थे जो वज़रा थे, और इसके अलावा जो फाइनेंस के लोग शामिल थे, और उन्होंने गोया एक किस्म से एक लाइन फिक्स कर दी कि, और ये भी बताया कि इसकी वजह से मुल्क को कितने कितने फ़ायदे हैं और किस किस सेक्टर में कितना हम ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, उसको हम किस तरह कंटिन्यू करें। तो मैं समझता हूँ कि इस बार यूँ तो पॉलिसी उन्होंने पहले दे दी थी और उस पर काम हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने एक किस्म से डेड लाइन दिया या एक किस्म से फाइनल कहा लोगों से कि अब इसको हतमी शक्ल दें, जहाँ से लोगों को अच्छा। फिर उसमें उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल रखें। आप स्टेक होल्डर्स को हर मीटिंग में हर जगह उनसे मशवरत करें, उनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें, ताकि जो लोग हमारी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं उनको जो दरमियान में बहुत सारे जो परेशानियां हैं या रुकावटें हैं या हर्डल्स हैं, वो कोई शिकायत हमारे पास ना आए। जिसने शुरू किया उसने फाउंडेशन डाला इंडस्ट्री की, और उसके बाद जहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ उस फरमाया फातमी साहब, इन शॉर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी होने वाली है जिसको हतमी शक्ल वाकई दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। मैं अहमद चुनाई साहब से आखिरी सवाल करना चाहूँगी। अहमद चुनाई साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से पूछना चाहते हैं कि ख़ासकर अभी मार्केट के अंदर जो पोजीशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए कैसी दिखाई दे रही हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 6-8 महीनों में जिस तरीके से प्रोग्रेस की है, वो मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन जाती है दुनिया की। और जब बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट दुनिया की बन जाती है तो फिर मैं समझता हूँ मार्केट में स्टेबिलिटी भी आती है, उस मुल्क के ऊपर जो है वो एक इत्मीनान और कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है। आप देख लें कि आज भी तमाम तर दुनिया की जो मार्केटें हैं वो अगर माइनस में जा रही हैं, तो हमारी मार्केट ने आज भी कुछ बेहतर ही परफॉर्म किया है। और अप्स एंड डाउन अपनी जगह पर ज़रूर आए हैं, लेकिन 1,20,000 पॉइंट को अबूर करना और उसके बाद फिर भी मार्केट में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहना कि जहां आप टर्नओवर और वॉल्यूम देख रहे हैं कि जो बहुत बेहतर वॉल्यूम्स हैं, बहुत बेहतर टर्नओवर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिन स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और आज भी हमारे पास फरमाया आपने, स्टॉक मार्केट की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद रहे। फातमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। डिटेल डिस्कशन जारी है, इकॉनमी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। साथ रहिए। वेलकम बैक। हम आपको बता रहे हैं कि कौमी व्हीकल इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 एंड 2030 तक का जो इजरा है वो बाकायदा तौर पे कर दिया गया है। यानी कि 5 साल की पॉलिसी है, ये 1 साल के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर 5 साल के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी दी गई है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो भी पोजिशंस हैं, एक तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खुशाइन कदम होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कितना ज़्यादा कामयाब होगी और इससे ऑटो सेक्टर में कितना ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आ सकता है, आज ये बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीआईए के निजकारी का एक अमल जो कि जारी है। साथ साथ हम इसमें देख रहे हैं कि तकरीबन 8 ख़रीदारों ने जो एक दिलचस्पी है या एक अट्रैक्शन है उसको शो किया है, वो भी आज हम डिस्कशन करेंगे कि फाइनली प्राइवेटाइजेशन का ये मरहला कब तक कंप्लीट होगा। और हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई से कार्बन लेवाई का जो एक सिलसिला है वो
नाफिज होगा, यानी कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कार्बन लेवाई जो है वो ऐड किया जाएगा। ये भी एक हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो पाकिस्तान फॉलो करने जा रहा है, और साथ साथ इससे जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इसको फ़रोग मिलेगा कि इसके चेंजेस से निमटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो हमारी ये जो एक अमाउंट है वो हेल्प आउट करेगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे। स्टेट बैंक के हवाले से भी आपको न्यूज़ देना ज़रूरी है कि यहाँ पर 4 करोड़ तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है वो अकाउंट के अंदर ऐड ऑन हो गए हैं, और ये रिजर्व्स में हमारे डेली बेसिस पे इजाफा होना 11.72 बिलियन डॉलर्स का होना पाकिस्तान के लिए अगेन एक गुड न्यूज़। और साथ साथ पाकिस्तान में जहां हम देख रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है, जहां हमारे पास इन्फ्लेशन में कमी देखी जा रही है, जहां हमारे पास इंटरेस्ट रेट में कमी देखी जा रही है, वहीं हमारे पास रिजर्व्स का बढ़ना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियल करने का मरहला भी जारी है। तो आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान टेलीकॉम के जो सारिफीन हैं उनकी तादाद में 20 करोड़ से भी ज़्यादा का इजाफा हो गया, यानी कि 20 करोड़ का जो एक नंबर है इससे तजावज़ कर गए हैं ये नंबर्स। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में जो एक लिटरेसी है आईटी के हवाले से, या लिटरेसी है जो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये पेनिट्रेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे। और बैंकों को आम कंपनीज़ की तरह टैक्स नेट में लाया जाए, ये चेयरमैन एफबीआर की तजवीज़ है, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि डेली बजट के बाद कोई ना कोई कैजुअल और फॉर्मल डिस्कशन सामने आ रही हैं, वहीं हमारे पास ये भी जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हवाले से पूछना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पहले भी दी थी, लेकिन हम थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट्स हुई, कुछ जो कमी उसमें रह गई थी, उसको एड्रेस किया गया। ऑटो सेक्टर में आप मोटर बाइक्स को देख लें या रिक्शा देख लें, क्योंकि दो इसके पर्पस हैं। एक तो जो पोल्यूशन है उसको कम करना, दूसरे पेट्रोल यानी फॉसल फ्यूल्स है उसके ऊपर इन्हिसार को कम करना। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखते आ रहे हैं। तो अब जो इम्प्रूवमेंट है उसमें लग ये रहा है कि अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें थोड़ा एक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आएंगी तो उनका अपना एक सिस्टम होता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। लेकिन हमें उसमें भी थोड़ी एहतियात ये करना होगी कि जो पहले से मौजूद गाड़ियाँ, जिनको ये गाड़ियाँ या बाइक्स या रिक्शा रिप्लेस करेंगे, पहले वालों का क्या बनेगा, उनको भी कहीं ना कहीं हमें, अगर बहुत पुरानी गाड़ी हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे। तो ये पूरी एक ओवरऑल पॉलिसी के तहत देखा फिर हमारा अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा जी, हमारी स्टील के लिए फायदा है ना, हमारी स्टील जो मिल्स नहीं, वो सिर्फ सारा देखें ना, जो गाड़ी डिस्कार्ड होगी, फर्ज की अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगी, आप गाड़ी बेचेंगे वो भी इस्तेमाल में रहेगी। तो आइडियली तो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी, तो ये जो जैसे मैंने कहा कि फूल की कंजम्पशन उस पर एक बनानी चाहिए, उस पर एक पॉलिसी जो है ना वो एक फॉलो पॉलिसी, उसका भी एक इसके साथ इजरा। जैसे आपको याद होगा जब हमारे फैंस आ रहे थे, जो सोलर फैंस हैं, उनकी थोड़ी सी उनका एक इंडक्शन कर रहे थे, तो उस वक्त ये बताया गया था जो आम फैन हैं उनको 2020 और समवेयर जो है वो कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको याद होगा 2 साल का टाइम दिया गया था। तो इसी तरीके से कार इसका भी फेज आउट पीरियड जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा कि कब इसको फेज आउट करना है। अच्छा सर, यहाँ पे आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी जिक्र किया कि हमारे पास ईवी कार्स आएंगे तो ये क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होंगी। वहीं हमारे पास पेट्रोलियम की प्राइस के अंदर कार्बन लेवाई ऐड किया जा रहा है, तकरीबन 2-3 रुपए या इससे भी ज़्यादा जो भी होगा वो सामने आ जाएगी। दो चीज़ें हैं पेट्रोल पे, एक तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑलरेडी है, वो अब 100 तक जाने का था, उस पर डिबेट चल रही है। ये जो 2.5 रुपीज़ की जो अब लेवी लगेगी, इसको हम कहते हैं कि कार्बन लेवी। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग जितने फॉसल फ्यूल या कार्बन एमिट कर रहे हैं वो पोल्यूटर जो हैं, पोल्यूटर पे वाला कॉन्सेप्ट है कि चूंकि जो गाड़ियां चला रहे होंगे पेट्रोल पे, डीजल पे, उससे जो कार्बन जनरेट हो रही है, जो फिजा में जा रही है और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, उसको उसकी जिम्मेदारी डालते हुए देखें वो कम तो होना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन जब हम किसी चीज़ पे टैक्स कर देते हैं तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई पोल्यूट कर रहा है तो उसके कंपनसेशन के तौर पे वो टैक्स दे। अब इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा, चूंकि अभी बहुत सा अभी तो डिबेट जारी है, बजट जब फाइनल होगा, जब फाइनल फाइनेंस बिल आएगा, उसमें हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो लेवी इकट्ठी होगी
इसको किस तरह टैग किया जाता है कैसे क्लाइमेट के utilize साथ, किया जाएगा, कैसे बिल्कुल। यूटिलाइज किया जाता है क्लाइमेट के हवाले से। एक और चीज़ जो बजट के अंदर हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन का मरहला तेज़ किया जाए, वहीं हमारे पास जो PIA के हवाले से, जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए काफ़ी अरसे से एक हम कह सकते हैं कि डिले भी हो गया, लेकिन था इसको प्राइवेटाइज करना, और ख़ासकर अब ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटाइटी बन गई है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? 8 जो एक ख़रीदार हैं वो सामने आ चुके हैं, वो बायर्स जो कि अट्रैक्शन भी शो कर चुके हैं कि उनको ये चाहिए। जी। देखें, पहले जब इसकी प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ था, हमने देखा उसमें सिंगल बायर इमर्ज होकर सामने, और वो जो एक टैग प्राइस है उससे बहुत कम पे था। जाहिर है कि उस वक्त PIA इतना कम्पिटिटिव नहीं था। फिर उसके बाद यूरोप के सेक्टर जब खुले, पेरिस में भी अभी चली गई है, इससे पहले यूरोप में PIA ने जाना शुरू किया, तो उससे जो एक PIA की प्रॉफिटेबिलिटी या जो उसकी वाइबिलिटी जो बढ़ी है ना, उसकी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट हुआ। इसलिए अब 8 कंपिटिटर्स हैं। अब उनकी जब बिड्स ओपन होंगी, वो ज़ाहिर पब्लिक प्रोसेस है, उसमें आएंगी तो हमें लगेगा कि कौन इसको विन कर रहा होगा। तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे डिपेंडेंट हो जाती है नेशनल एयरलाइंस, वो थोड़ा सा वो एक कम होगा। दूसरे, मार्केट में कंपटीशन में जब जाएंगे तो इनकी सर्विसेज इंप्रूव होंगी, और भी प्राइवेटाइजेशन बाकी- की जो SOEs के हवाले से और मराहिल बिल्कुल आसान हो वो भी जाएंगे। आसान हो जाएंगे। अच्छा, वहीं हम देख रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ प्राइवेटाइजेशन के मरहले, वहाँ पे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन $11.72 बिलियन हो चुके हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं वो अलहदा हैं। तो हमारे पास एक अच्छा चंक जनरेट हो गया है। इसके हवाले से क्या? मेरे ख्याल में जो पिछले 2 साल से जो एक इकॉनमी की स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जारी था, उसके असरात अब हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी एक तो रिजर्व का इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। कुछ रिजर्व ये है कि वो जो हमें पैसा मिल रहा है, IMF की ट्रांच आ रही हैं, अभी ADB ने अभी कमिट किया है, बाकी इंटरनेशनल इदारे, ये वो आपकी इकॉनमी में जो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद आपकी रेटिंग्स हाई हुई, और ये एक अगरचे लोन है लेकिन एक रेवेन्यू की सूरत में आ रहा है। फिर ये कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड पैसा भेजना शुरू किया, इसलिए हमारे रिजर्व बढ़े, और ये जाहिर है कि इसकी अभी इसमें और पोटेंशियल है आगे बढ़ने। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि जो हमारे टेलीकॉम यूजर्स हैं, ये डेली बेसिस पे बड़ा पेनिट्रेशन फैला रहे हैं, यानी कि 20 करोड़ से भी जायद का जो एक नंबर है वो अचीव हो गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 25 करोड़ में 20 करोड़ एग्जैक्टली। अब सिर्फ बच्चे रह जाते हैं या फिर मेरा ख्याल अगर आप किसी समहाउ देखें तो बच्चे भी घरों में पेरेंट्स के फोन यूज कर रहे थे। इसका मतलब लेकिन वो ज्यादातर सिम्स के बगैर, वो तो वाईफाई यूजर्स होते हैं। जो ये जो टेली डेंसिटी बढ़ी है ना, इसमें इसका एक तो ये कनेक्टिविटी बढ़ी है, बिजनेसेस इस पे आना शुरू हो गए। दूसरे, इसका भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, ज़ाहिर टेली डेंसिटी जो है उसके अपने इम्पैक्ट्स होते हैं। बट दिस इज गुड के इससे कारोबारी मामला जो है वो बेहतर होंगे, और जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसको हमें बेहतर करने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब हम FPR की बात कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से जो हमारे फाइलर हैं और किस तरीके से फाइलिंग किया जाए, वहीं ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ये कितना हेल्प आउट कर सकता है? देखिए, इसमें आप देखें 14% तो ऑलरेडी आपका जो है ना, जब आप कोई भी टेलीकॉम सर्विस यूज करते हैं उसमें 14% आपका एडवांस टैक्स आ जाता है। अच्छा, अब वो एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स ये है कि वो टैक्स नहीं है, आपके उससे एडवांस कट जाता है जो आपने एडजस्ट कराना होता है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप बताते हैं जी हमने इंटरनेट पे इतना टैक्स दिया है, 14%। एक तो टैक्स होता है जो टैक्स ही होता है, वो तो टैक्स की मद में कटता है। एक एडिशनल जो 14% कट रहा होता है वो आपको रिटर्न होना होता है। एक्चुअली जब आप अपने रिटर्न भरते हैं तो उसके अगेंस्ट आप बताते हैं कि इतना हमने टैक्स दिया, तो वो उससे मना कर लिया जाए, कैश नहीं मिलता। लेकिन अब आप ये देखें कितने लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। अभी 1 करोड़ तक फिगर गई है, लेकिन 20 करोड़ यूज़र हैं। 19 करोड़, इसका मतलब है जब टैक्स फाइल नहीं करते तो उनका 14% भी उधर वो जा रहा था, वो क्लेम नहीं कर पाते। अगर वो टैक्स फाइलर बन जाए तो अपना ये रिक्लेम कर सकते हैं। चलिए, ये भी अट्रैक्शन दी जा सकती है, किसी ना किसी तरीके से आप फाइलर बन जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चेयरमैन FBR साहब की कैजुअल मीटिंग में उन्होंने बता दिया है कि बैंक्स को भी आम कंपनीज की तरह टैक्स देना होगा। कैसे टैक्स देना होगा, किस तरीके से पे करेंगे? जितना बैंकिंग कंपनियों ने, बैंकों ने कमाया है, प्रॉफिट उनके बहुत 100% से भी ज्यादा थे। उनकी जो लिक्विडिटी की पोजीशन पहले क्या होती थी, नए नए बैंक खुलते हैं और देखते देखते वो आगे चले जाते हैं। अब देखिए सबका पैसा वो होल्ड कर रहे होते हैं। अब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट को देख लें, जितने लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंकों में रखते हैं उस पर 0% उन्होंने इंटरेस्ट देना है। लेकिन वही पैसा जब गवर्नमेंट या कोई कर्ज लेता डॉलर की सूरत में या कोई, उससे वो बैंक कमा रहे होते हैं। इस तरह फीसेस बहुत ज्यादा है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा वो सारी चीजें। लेकिन जाहिर है कि वो बाकी इंडस्ट्री भी कहती है
कि आप उनसे उतना प्रॉफिट जब जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स लें। ठीक है। तो टैक्स तो मेरा ख्याल है कि बैंक को आम इंडस्ट्री की तरह आना चाहिए, और ये बैंक्स बहुत के बड़ा ऊपर आपको सोर्स याद होगा। होगा विंडफॉल प्रॉफिट्स भी के ऊपर भी टैक्स था, और बिल्कुल वेरी लास्ट डे यानी कि 29 और 30 ऑफ दिसंबर को गवर्नमेंट ने ये कलेक्ट भी किया था। इसके बाद अगर इस टाइप का टैक्स होगा तो फिर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं होगा उसके ऊपर। देखिए, ये जो अगर बिजनेस पे आप लगाएंगे ना, इनकम पे, या जो उनका जो बिजनेस का जो वॉल्यूम है उस पे लगाएंगे, तो जाहिर है उसकी एक नेचर चेंज होगी। वो हमें रेवेन्यू ज्यादा आएंगे विंडफॉल टैक्स के निस्बत, थोड़ा सा उसका फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। रेवेन्यू में हमें ज्यादा आएगा, जो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्मार्ट मूव है। एज कंपनी के तौर पे उसको लेना। देखे ना, बाकी लोग भी इतराज करते हैं ना कि हमसे आप इतना सुपर टैक्स है, सब exactly। चीजें, तो आप बैंकों को भी उसमें रखें। Well, तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक दिस वुड बी ए वेलकम स्टेप। मे बी बैंकों की तरफ से रेजिस्टेंस हो सकती है। राइट, चलें जी। वेल, थैंक यू सो मच thank डॉक्टर you। शफकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमी, और खासकर जो न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, बजट के हवाले से चेंजेस आ रहे हैं, वो डे बाय डे आपको बता रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।